Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is agriculture. It is the fourth chapter of class 10th geography. So let's start the topic. India is an agriculture country where almost 60% of human population is engaged in agricultural activities. Agriculture contributes one third of gross domestic product, means GDP. We export spices, tea, rice, coffee, textile, sugar, leather, fruits, etc. and earn foreign exchange. Agriculture ensure food security for the country and produce raw material for agro-based industries. सो इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहाँ की 60% पॉपुलेशन जो है, या कह सकते हैं 2/3 पॉपुलेशन जो है वो किस में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज है. एंड जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में वो कितना है, 1/3 है. तो अगर हम इस हिसाब से भी देखें तो एग्रीकल्चर का जो है कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ही अच्छा है. एंड एग्रीकल्चर के बिहाफ पे हम जो है स्पाइसेस, टी, राइस, कॉफ़ी, टेक्सटाइल, शुगर, लेदर, फ्रूट्स, ऐसी कई चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमें जो फॉरेन एक्सचेंज है या जो फॉरेन करेंसी है उसको हम अर्न करते हैं. एंड एग्रीकल्चर जो है फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करती है हमारी कंट्री में. एंड हमारी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहती हैं, या कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है उस पर ही ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं ये डिपेंड हैं. ये तो बात हो गई एग्रीकल्चर की. अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग. एग्रीकल्चर इज ए primary activity which provides food and raw material for agro-based industries. Level of development in agriculture varies from state to state. जैसे in Punjab and Haryana farming methods are modernized, while in Jharkhand and Arunachal Pradesh farming methods are backward. तो जैसे अभी हमने बात की कि जो एग्रीकल्चर है प्राइमरी एक्टिविटी है जिससे कि हमें फूड प्रोवाइड होता है एंड रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड होते हैं. एंड अभी हमने बात की कि रॉ मटेरियल पे जो है जो इंडस्ट्रीज़ है हमारी या फूड बेस्ड या जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिपेंड रहती हैं. एंड अब बात कर लेते हैं जो डेवलपमेंट का लेवल है. जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का लेवल है वो आपको हर स्टेट में अलग अलग दिखाई देगा. जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं पंजाब एंड हरियाणा में. यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ का फार्मिंग मेथड है वो काफ़ी मॉडर्न है. एंड ऐसे ही हम बात कर लेते हैं जैसे झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ का जो फार्मिंग मेथड है वो काफ़ी बैकवर्ड है. तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो फार्मिंग के टाइप हैं वो काफ़ी अलग अलग हैं. एंड कल्टीवेशन मेथड्स हैव बीन अफेक्टेड बाय. तो जो कल्टीवेशन मेथड्स है वो किस किस चीज़ों से अफेक्ट हुए हैं ये देख लेते हैं. फिजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो जो कल्टीवेशन मेथड है वो फिजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर से भी अफेक्टेड हुआ है. इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो गया, इंस्टीट्यूशनल या सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये भी एक फैक्टर है जिससे कि कल्टीवेशन का जो मेथड है वो अफेक्ट हुआ है. तो अब ये देख लेते हैं कि जो फिजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उससे कैसे जो है कल्टीवेशन मेथड अफेक्ट हो रहा है. तो इंडिया में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम कल्टीवेशन करने के लिए जो है एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड रहते हैं. जैसे कि वहाँ पे जो हम डिपेंड किस पे रहेंगे, रेनफॉल नहीं हो रहा, रेनफॉल पे डिपेंड रहेंगे हम. कई जगह पे प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाती है तो वहाँ पे भी हम रेनफॉल पे डिपेंड रहेंगे. तो इसका मीन ये है कि हम ये फिजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर से हो गए. एंड इकोनॉमिक फैक्टर कैसे हो गए कि जो फार्मर है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है ही नहीं कि वो जो फार्मिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट है उनको खरीद पाए. तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या हो गया कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम ईजिली फार्मिंग कर पाएँ या कल्टीवेशन कर पाएँ. अब इंस्टीट्यूशनल या सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं है कि जैसे कि अभी भी हम जो हमारा फार्मिंग मेथड है वो काफ़ी ओल्ड है, हम पुराने ढर्रे पे ही काम किए जा रहे हैं. फार्मर है उसको नई नई टेक्नोलॉजी का नॉलेज ही नहीं है, या उसके पास जो नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू जो मशीन्स आई हुई हैं उसको यूज करने का तरीका पता नहीं है. एंड जो फर्टिलाइज़र को यूज करने का तरीका पता नहीं है. तो ये सारे जो हैं ये ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने कल्टीवेशन मेथड को अफेक्ट किया है. एंड अब बात कर लेते हैं फार्मिंग टाइप्स की. सो फार्मिंग टाइप्स वेरी फ्रॉम
primitive shifting cultivation to commercial type. Following system of farming are practiced in India. First is primitive subsistence farming, या कह सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. थर्ड इज कॉमर्शियल फार्मिंग. तो जो फार्मिंग टाइप्स है उसमें जो प्रिमिटिव शिफ्टिंग कल्टीवेशन से लेके जो कॉमर्शियल टाइप है वहाँ तक आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो इंडिया में जो है 3 पैटर्न ही प्रैक्टिस किए जाते हैं, या कह सकते हैं यही अपनाए जाते हैं फार्मिंग में. जो है पहला हो गया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन. सेकेंड हो गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. थर्ड इज कॉमर्शियल फार्मिंग. तो अब डिस्कस कर लेते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को. सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ डेंस वेजिटेशन. मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय एंड पार्ट ऑफ एमपी बाय प्रिमिटिव कम्युनिटीज़. तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये कहाँ पे अपनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं जहाँ पे जो डेंस वेजिटेशन है, ऐसे एरिया जहाँ पे जो है डेंस वेजिटेशन है. जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं, जैसे मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मेघालय, या कुछ पार्ट जो है एमपी के भी आ जाते हैं इसमें. और यहाँ पे ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है किनके द्वारा अपनाया जा रहा है, ये है प्रिमिटिव कम्युनिटीज़. जो वहाँ की प्राचीन कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा ही ये कल्टीवेशन किया जा रहा है. एंड दीज कम्युनिटीज सेलेक्ट ए पैच ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट, cut down trees and burn rest of vegetation. This cleared patch in flowed by using primitive tools, hoe, digging stick, etc. तो ये कम्युनिटीज क्या करती हैं कि जो फॉरेस्ट होता है उसके एक टुकड़े को लेते हैं, वहाँ पर जो ट्रीज हैं या जो प्लांट्स हैं उनको काट दिया एंड उसको जला के जो है उसको क्लियर कर लेते हैं एंड वहाँ पे सोइंग कर लेते हैं या उस लैंड को जोत लेते हैं एंड उसके बाद वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर इरीगेशन दे डिपेंड ऑन रेनफॉल. तो जो इरिगेशन के लिए हैं ये कम्युनिटीज़ किस पे डिपेंड रहती हैं, रेनफॉल पे डिपेंड रहती हैं. एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिटरमाइंस क्रॉप प्रोडक्शन. दे डू नॉट यूज़ एनी फर्टिलाइजर. एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जो फर्टिलिटी की बात करें हम अगर, तो ये डिपेंड रहते हैं जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है उस पर ही डिपेंड रहते हैं, ये कोई अदर फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं. एंड फार्मर्स आर जनरली पुअर. दीज क्रॉप्स गिव देम सस्टेनेंस. तो जो ये फार्मर्स होते हैं, जैसे हम अभी कम्युनिटीज़ की बात की, ये प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ हैं, तो यहाँ के जो फार्मर हैं वो काफ़ी पुअर होते हैं. तो ये डिपेंड करते हैं इसी क्रॉप्स पे या इसी कल्टीवेशन पे, जिससे कि वो इसी इन एरियाओं पे ठहरे रहते हैं. आफ्टर ए फ्यू ईयर्स व्हेन द यील्ड ऑफ क्रॉप्स डिक्लाइन, द कम्युनिटीज शिफ्ट एंड क्लियर अनदर फ्रेश पैच ऑफ लैंड टू कल्टिवेट. इन दिस मैनर सॉइल रिप्लेनिशेस इट्स फर्टिलिटी बट ओरिजिनल कवर ऑफ फॉरेस्ट इज डिस्ट्रॉयड. तो इस कल्टीवेशन में क्या होता है कि जैसे हमने कम्युनिटीज़ की बात की, इन कम्युनिटीज़ ने क्या किया, फॉरेस्ट के एक लैंड को, वहाँ पे जो भी ट्री थे, प्लांट थे या जो भी जंगल था वो काट के उन्होंने जला के वहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया. लेकिन कुछ सालों बाद क्या होता है, वहाँ पे जो है वहाँ जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है. तो ये कम्युनिटीज़ क्या हो जाती हैं, उस एरिया से शिफ्ट कर जाती हैं एंड जो अनदर फॉरेस्ट है या जो फ्रेश फॉरेस्ट है उसको क्लीन करते हैं ये लोग. तो वहाँ पर क्या है, कल्टीवेशन फिर से शुरू कर देते हैं. तो इस कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो सॉइल तो नई बन गई या उसकी जो फर्टिलिटी है वो रिप्लेनिश्ड हो गई, बट जो ओरिजिनल कवर ऑफ फॉरेस्ट है या जो कह सकते हैं जो फॉरेस्ट कवर है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ना. तो जो फॉरेस्ट कवर है तो इससे क्या है वो डिस्ट्रॉय होते रहता है. तो ये कल्टीवेशन जो है एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है. एंड दिस फार्मिंग इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न agriculture called झूमिंग in India. It is known by different name in different parts of the world. तो जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या कह सकते हैं जो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन है, इसको इंडिया में क्या कहते हैं, झूमिंग बोलते हैं इसको, या झूम बोलते हैं, झूम एग्रीकल्चर बोलते हैं या झूम कल्टीवेशन बोलते हैं. एंड अगर वर्ल्ड की बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है. जैसे बात कर लेते हैं हम इंडोनेशिया में इसको क्या बोलते हैं, लदांग. मैक्सिको एंड जो सेंट्रल अमेरिका है वहाँ पे इसको मिल्पा बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को. एंड वेनेजुएला में कोनू को बोला जाता है. ब्राज़ील में रोका बोला जाता है. वियतनाम में से रे बोलते हैं. सेंट्रल अफ्रीका में मोजिले बोलते हैं इसे. तो ये तो बात होगी कि जो वर्ल्ड की जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसको
डिफरेंट डिफरेंस नेम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इन नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन इंडिया टू। तो इंडिया में भी इनको जो है अलग अलग जो प्लेसेस हैं वहाँ पे अलग अलग नेम से इसको जाना जाता है। तो अब ये देख लेते हैं कि इंडिया में जैसे नेम ऑफ रीजन हो गया, ये हो गया नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो कौन से रीजन में इसको किस नेम से जाना जाता है? तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूमिंग बोलते हैं। ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट है जो छत्तीसगढ़ का है यहाँ, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इसको दीपा बोला जाता है। एंड एमपी की बात करें तो यहाँ इसे बीवर या दहिया बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेंडा बोला जाता है। उड़ीसा में इसको पोमादाबी या कोमन या ब्रिंगा बोला जाता है। अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो इसे यहाँ पे कुमारी बोला जाता है। तो अगर हम साउथ ईस्टर्न राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर इसे वलरे या वालरे बोला जाता है। झारखंड में इसको कुरवा बोला जाता है। एंड हिमालयन बेल्ट में इसको खील बोला जाता है।